हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपको यूनिवर्स की सैर कराते हैं, जो अपनी एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है जियोग्राफी की। इसका फर्स्ट चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों ने यूनिवर्स, ब्रह्मांड वर्ड के बारे में तो सुना हुआ होगा कि यूनिवर्स क्या चीज़ है। दिखाते हैं आप लोगों को यूनिवर्स। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है यूनिवर्स, मतलब पूरा ब्रह्मांड। और हम लोग इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। तो हमें सर्च करना है कि इस यूनिवर्स के अंदर हम कहाँ रहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा एड्रेस क्या है, हमारी लोकेशन क्या है। तो उसको चलो ढूंढते हैं अपने लोकेशन को। तो जो यूनिवर्स होता है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। क्या होती हैं? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जैसे ये हमारे सामने दे रखा है एक डायग्राम। सपोज कर लेते हैं ये गैलेक्सी है एक, ये एक दूसरी गैलेक्सी है, ये अलग एक गैलेक्सी है, ये कोई अलग गैलेक्सी है। तो इस प्रकार से यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। कितनी गैलेक्सीज है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। इसका हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हम काउंटिंग करके नहीं बता सकते कि इतनी गैलेक्सीज है, बस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। जहाँ तक हमारे साइंटिस्ट भी एग्जैक्ट इसका कोई डाटा वगैरह नहीं निकाल पाए, और शायद पॉसिबल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाए कि यूनिवर्स को हम पहचान पाएँ या पूरे यूनिवर्स को हम सर्च कर पाएँ कि इसके अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं। तो आप सिर्फ याद रखो कि यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सी के अंदर एक हमारी गैलेक्सी है। जैसे है ना, ये है हमारी गैलेक्सी, मान लेते हैं हमारी गैलेक्सी ये है। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप राइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि लैपटॉप पे ना राइटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब आपको हमारी गैलेक्सी दिखाते हैं। ये है हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। उसको हमने जूम कर लिया यहाँ पे। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है हमारा प्यारा भारत। अब पहुँचते हैं और नज़दीक पहुँचते हैं उसके थोड़ा। अब मिल्की वे गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं। क्या है? सोलर सिस्टम। जैसे एक ये सोलर सिस्टम हो गया, एक ये सोलर सिस्टम है, एक ये सोलर सिस्टम हो गया। इस तरीके से इसमें क्या है? मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक सोलर सिस्टम है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा प्लेनेट अर्थ एग्जिस्ट करता है। ये किसका सोलर सिस्टम है? ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो एग्जिस्ट करता है। अब इस सोलर सिस्टम को एग्जिस्ट थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। और उन सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो एग्जिस्ट करता है। और उस प्लेनेट के ऊपर पहले आपको सोलर सिस्टम दिखाते हैं एक बार। ये आ गया सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है। उस सोलर सिस्टम की इमेज को हमने जूम कर दिया यहाँ पे। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर हमारा प्लैनेट है अर्थ। और इस सोलर सिस्टम के अंदर ओनली अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। बाकी की जो 7 प्लैनेट है, इनमें किसी पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब जीवन संभव नहीं है। तो हमारा अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, और इसी प्लेनेट के ऊपर हम लोग रहते हैं। अब थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, अपने घर का एड्रेस ढूंढते हैं, कहाँ से क्या हमारा घर। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस प्लेनेट के ऊपर हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है? एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट। और उस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा जो कंट्री है वो है प्यारा भारत। ओके। और इस प्यारे भारत के अंदर अभी मैं जिस स्टेट के अंदर बैठा हूँ वो है हरियाणा। और स्टेट के अंदर पर्टिकुलर है हमारा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारे विलेज या फिर सिटी, और उस सिटी के अंदर है हमारा घर। और उस घर के अंदर किसी पर्टिकुलर रूम में बैठ के एक लैपटॉप पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो पहुँच गए हमारे एड्रेस पे हम। चलो, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाना था, थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो बेसिक चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं खाली बुक उठाई पढ़ लिया, मज़ा भी नहीं आया पढ़ने में, क्या फ़ायदा है। पढ़ाई ऐसे करो जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। चलो,
सोलर सिस्टम तक समझ गए आप। तो जो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या बता रहे हैं हमें, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, ये सोलर सिस्टम रहा आपके सामने दिख रहा है, पूरा सोलर सिस्टम है। ये सन है, सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ये नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है, अब आपकी चैप्टर पे चलते हैं, वहीं चल के इनको डिस्कस करेंगे। चलो चैप्टर पे पहुंचते हैं अभी हम। चलो ये आ गया हमारा चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या दे रखा है। तो इस चैप्टर में देखो, लाइन बाय लाइन तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट 99.9% जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कवर करा दूंगा कंप्लीट। कोई 1-2 पॉइंट लाइन ऐसे बचेंगी तो शायद आपकी काम की नहीं है और वो आपकी कवर हो चुकी होगी, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर में बता रहा है कि जैसे शाम को टाइम आपने देखा होगा सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो जो स्काई के अंदर आसमान में हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देने लगते हैं। वो डॉट्स क्या होते हैं, स्टार। कहने का मतलब है हमें जैसे ही सूर्यास्त होता है आसमान में हमें स्टार या तारे दिखाई देने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में 1-2 तारा दिखता है, धीरे धीरे उनकी संख्या, नंबर्स जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि स्टार्ट में 1-2 दिखाई देते हैं। देखो, जो स्टार अर्थ के सबसे नज़दीक है वो हमें पहले दिख जाएंगे, जो अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पर है वो धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा उन स्टार्स का जो नंबर है, उनकी संख्या है आसमान में, स्काई के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। उसके पीछे अच्छा एक और पॉइंट कि जो स्टार कुछ होते हैं ज़्यादा तेज़ चमकते दिखाई देते हैं, कुछ धीमे चमकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका भी यही लॉजिक है कि जो नज़दीक है वो तेज़ चमकेगा और जो दूर है वो उसकी शाइनिंग थोड़ी कम होगी। उसके अलावा आप जैसे हम आसमान में देखते हैं कुछ चीज़ें तेज़ चमकती है, मतलब थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा होती है उसके अंदर, और कुछ चीज़ों के अंदर शाइनिंग कम होती है। जैसे मून है, वो इतना तेज़, मतलब उसकी चमक इतनी तेज़ नहीं होती। जो स्टार्स होते हैं इनमें चमक तेज़ होती है। अब देखते हैं कि फुल मून और न्यू मून क्या होते हैं। फुल मून और न्यू मून क्या होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ, फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होते हैं। अब ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, फुल मून, न्यू मून, ये सब क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इनको डेली लाइफ के अंदर, यार थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अब 1 मिनट, चलो बाद में देखते हैं इसको, फिर एडजस्ट करता हूँ मैं, अभी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अच्छा, हम डेली लाइफ के अंदर जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप इन चीज़ों को आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप शाम के टाइम घर से बाहर निकलो तो आपको चंद्रमा को सिर्फ आप 1 महीने तक ऑब्जर्व करो, आप जो देखेंगे कि जो मून का साइज़ है वो डेली घटता बढ़ता रहता है। आज मून का साइज़ कुछ डिफरेंट था, नेक्स्ट डे आपको साइज़ कुछ डिफरेंट मिलेगा, उससे नेक्स्ट डे डिफरेंट साइज़ मिलेगा, उससे नेक्स्ट डे उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट मिलेगा। तो डेली घटता बढ़ता रहता है। या तो आपको साइज़ घटता हुआ दिखाई देगा या फिर उसका साइज़ कम होता हुआ दिखाई देगा। अब वो डिपेंड करता है कि फुल मून का मतलब होता है, जैसे नाम में क्लियर हो रहा है, फुल मून मतलब पूरा चंद्रमा। जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून। फुल मून, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पूर्णिमा। जो बच्चे मूवी वगैरह देखते हैं और कोई हॉरर मूवी भी देखते हो तो ये वर्ड आपने सुने होंगे, पूर्णिमा की रात, जिसको देसी भाषा में अगर आपको वर्ड सुना हो, चांदनी रात भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन नाइट में बाहर जब हम घर से निकलते हैं तो
बिल्कुल चांदना होता है, मतलब सब चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दे रही होती है, उसी को बोलते हैं फुल मून। और इसका दूसरा वर्ड जो है उसके लिए यूज करते हैं पूर्णिमा। और देसी लैंग्वेज में अगर आप किसी गांव से या विलेज से बिलोंग करते हो तो शायद आप समझ जाओगे, चांदनी रात भी बोलते हैं इसको। जो सेकंड वर्ड है न्यू मून, तो न्यू मून का क्या मतलब है, जब चंद्रमा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, जिस नाइट को चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं न्यू मून। मतलब उस दिन रात कैसी होती है, बिल्कुल अंधेरी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, अंधेरा, हमें कुछ नज़र नहीं आता, उसको बोलते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या। अब आपने ये वर्ड सुना होगा काफ़ी हॉरर मूवीज़ के अंदर, अमावस्या की काली रात। और पूर्णिमा की नाइट में शायद एक ऋषि कपूर की मूवी है, उसमें इस मूवी का जिक्र किया गया है। अगर किसी बच्चे ने देखी हो तो आप समझ सकते हो उससे। और न्यू मून का दूसरा नाम है अमावस्या। इसको काफ़ी मूवीज़ में एक वर्ड यूज़ करते हैं, अमावस्या की काली रात। काली रात क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उस जाहिर सी बात है उस दिन अंधेरा होगा, काली रात होगी उस दिन। तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है अमावस्या की काली रात। फिल्मों में अक्सर यूज किया जाता है, जनरल लाइफ में नहीं। इसको अंधेरी रात भी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। तो न्यू मून और फुल मून समझ गए आप। अच्छा, मैं एक इमेज भी दिखा देता हूँ आपको इसकी, अगर मेरे पास होगी तो इस टाइम। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे दे रखा है फुल मून का स्ट्रक्चर। देखो जैसे ये है यहाँ पे चंद्रमा, ये जो मून दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो साइज़ है बिल्कुल फुल साइज़ दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट डे जो चंद्रमा दिखाई देगा, मून दिखाई देगा, उसका साइज़ देखो हल्का सा कटा हुआ है यहाँ पे। अगर पूरा होता तो ये इस तरीके से दिखता, लेकिन अब ये कटा हुआ है। उससे नेक्स्ट डे और कट गया, छोटा साइज़ हो गया, उससे नेक्स्ट डे और छोटा साइज़ हो गया, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये चंद्रमा में दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं चंद्रमा। उस रात को हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है इसको फुल मून बोलते हैं हम। ओके, और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता, यहाँ पे मान लो एक इस रात को हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू मून। बस यही है। और ये कितने दिन में होता है, ये जो चंद्रमा का जो साइज़ है घटता बढ़ता रहता है। आज अगर हमें चंद्रमा पूरा दिखाई दिया है आज की डेट में, तो उसके नेक्स्ट 15 डेज के बाद हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और उससे नेक्स्ट 15 डेज के बाद जो चंद्रमा है वो फिर से पूरा दिखाई देगा। मतलब कहने का है कि मंथ में सिर्फ एक बार फुल मून आता है और एक ही बार क्या आता है, न्यू मून आता है। महीने में एक बार फुल मून होता है और एक बार न्यू मून होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे ये फुल मून है, उससे नेक्स्ट डे हल्का सा साइज़ कम हो गया, फिर साइज़ कम हो गया, फिर साइज़ कम हो गया, और ये साइज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया, न्यू मून। आज न्यू मून है तो नेक्स्ट डे हमें साइज़ बढ़ता दिखाई देगा, उससे नेक्स्ट डे और थोड़ा बड़ा हो गया, उससे नेक्स्ट डे और बड़ा हो गया, और उससे नेक्स्ट डे फुल बड़ा हो जाता है। वैसे इन्होंने 5 दिन में दिखाया ये प्रोसेस, ये 15 डेज़ की होती है लगभग। तो हर महीने में 15 दिन के बाद उसका जो साइज़ है वो, अगर आज फुल मून है तो 15 डेज़ के बाद न्यू मून हो जाएगा। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो डेली लाइफ के अंदर भी। आप कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप घर से बाहर जाके इन चीज़ों को देख सकते हो। चलो फुल मून न्यू मून हो गया क्लियर। आप चलते हैं नेक्स्ट, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें तो जो भी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर हमें जो चीज़ें दिखाई देती है, स्काई के अंदर, पूरा यूनिवर्स तो हम नहीं देख सकते, पूरा सोलर सिस्टम भी हम अर्थ पर बैठकर नहीं देख सकते, हमें तो नज़र नहीं आएगा। बट हम स्काई में, आसमान में जब भी देखते हैं तो जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जैसे क्या क्या नज़र आता है, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो भी चीज़ें हमें चमकती हुई नज़र आती है उन सबको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जो चीज़ें आसमान में आपको दिख रही है ना, वो सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। अगर कोई पूछे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, तो ऊपर की तरफ आसमान में इशारा करो और उसको बोलो, देखो भाई जो चीज़ आसमान में नज़र आ रही है सब कुछ क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। अब क्या क्या हो गया, हमें क्या क्या दिखता है, सन दिखता है, मून दिखते हैं, स्टार दिखता है, और बाकी वैसे तो सन भी एक स्टार है, सन लिख दिया मतलब स्टार हो गया। उसके अलावा
एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटेरोइड्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की, तो उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है और कुछ हॉट होती हैं। लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, बड़ी होती है और कुछ हॉट होती हैं। कुछ गैसियस फॉर्म में होती है, मेड अप ऑफ गैसेस। किसकी बनी होती है, गैसेस की बनी होती है। अब जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद की हीट होती है और लाइट होती है, और वो अपनी लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इमिट का मतलब जैसे कि ये सूर्य है, ये अपनी लाइट को क्या कर रहा है, ऐसे भेज रहा है हमारी तरफ, अर्थ की तरफ, इसको बोलते हैं इमिट करना। अब जो भी सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद की लाइट है, खुद की हीट है, और वो उस लाइट को इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो स्टार क्या है, अभी मैंने बताया था एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है, और अभी ये बताया आप लोगों को जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और वो उस हीट या लाइट को बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, तो उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार। तो यहाँ तक क्लियर है, स्टार तक हो गया आपका। सन एक स्टार है, ये भी मैं बता चुका हूँ। सन क्या है, एक स्टार है और अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार है, इसलिए हमें इतना बड़ा नज़र आता है। कभी आपसे पूछ रहे कि सन जो है इतना बड़ा नज़र क्यों आता है हमें, क्योंकि सन जो है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमें इतना बड़ा नज़र आता है। बाकी ऐसा नहीं है, इस यूनिवर्स के अंदर या इस सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अलावा हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हो सकता है, और भी इससे काफ़ी बड़े बड़े सन हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, मतलब जो सन की तरह ही हो। अच्छा, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई। अच्छा, यहाँ बस और कुछ है नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया। कुछ स्टार हमारे से काफ़ी दूरी पर है, कुछ काफ़ी नज़दीक है, बस ये सब चीज़ें हैं। जो नज़दीक है वो हमें तेज़ शाइनिंग करते हैं नज़र आते हैं, दूर है वो कम। अच्छा, अब क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जब हम किसी डिस्टेंस से चीज़ों को देखते हैं तो क्या नज़र आती है, छोटी। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन फ्लाइंग। क्यों, क्योंकि जब हम एरोप्लेन को देखते हैं उड़ते हुए तो वो हमें छोटा नज़र आता है। क्यों बताई जा रही है हमको ये बात, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो चीज़ हमें छोटी नज़र आती है। तो सन का जो साइज़ है या फिर और जो बाकी स्टार्स हैं उनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, मान सकते हैं बहुत बड़ा साइज़ है उनका, लेकिन वो हमें इतने छोटे नज़र आते हैं। कोई भी स्टार है, मान लो ये स्टार हमें इतना छोटा नज़र आ रहा है, एक्चुअल में स्टार जितना दिख रहा है उतना छोटा नहीं है ये शायद हमारा प्लेनेट अर्थ जो है उससे भी इनके साइज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम काफ़ी डिस्टेंस से देखते हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें इतनी छोटी नज़र आती है। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये होगा कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं। अब जब हम आसमान में देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे स्टार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे हैं। ये हमें एक पैटर्न में नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म करता है, कोई भी पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। When you may noticed various patterns formed by different group of stars, these are called constellation। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ये हमारे पास एक छोटा इमेज दी हुई है इसकी। अगर मैं इसको पूरे को दिखाऊं आपको तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर, उसका इमेज कुछ इस तरीके का बनता है। ये हमारे पास ये सारे स्टार है ना जो दिख रहे हैं, ये सब मिल जाते हैं और इस तरीके से ये एक उर्सा मेजर बनता है। इसको दे रखा है यहाँ पे, देखो, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। ये कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम क्या है, उर्सा मेजर, या फिर दूसरा नाम है इसका बिग बियर। इसको बिग बियर क्यों बोलते हैं, देखो ये इमेज अच्छे से बन नहीं पाई, आप गूगल पे सर्च करना बिग बियर कॉन्स्टिलेशन लिख के, आपको ढेर सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ओके, आप उनको देखना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिलेशन क्या है और बिग बियर क्या है। तो ये जो बिग बियर दिख रहा है, इसका बिग बियर नाम क्यों दिया, क्योंकि जो स्टार है ना इस फॉर्म में दिखते हैं हमें, जैसे कि जो भालू की शेप के नज़र आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बिग बियर। और इसका दूसरा नाम क्या है, उर्सा मेजर। और इसी उर्सा मेजर या बिग बियर के अंदर
ये जो छोटे स्टार 7 स्टार दिख रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ये 7 स्टार किसका पार्ट है? बिग बियर का ही पार्ट है। और इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, इनका एक नाम है सप्तऋषि। किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि। क्यों? क्योंकि 7 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्टार मिलके क्या बनाते हैं? एक फॉर्म बना रहे हैं, इनको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं इसको? सप्तऋषि। ओके, यहाँ पे लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ जो मैंने बताई है अभी आपको दिखा देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। ये एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम ईजिली देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है? सप्तऋषि। और ये किसका? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 स्टार का ग्रुप है। दिख रहा है, मैं बता चुका हूँ आपको। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। किसका पार्ट है? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है ये। सप्तऋषि किसका पार्ट है? उर्सा मेजर का पार्ट है। और जो हमारा एक मेन कॉन्स्टेलेशन जो मैंने बताया उसका नाम क्या था? उर्सा मेजर और बिग बियर। उसको बिग बियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये स्टार्स मिलते हैं तो एक बियर की शेप फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम बिग बियर रखा है हमने। और इसी बिग बियर के अंडर जब ये 7 स्टार है, ये एक अपनी अलग पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सप्तऋषि। और इसको हम अर्थ से ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है वो भी बताता हूँ अभी आपको। देखो, एक होता है पोल स्टार। क्या होता है? पोल स्टार। मैं यही क्लियर कर देते हैं इसको। ये पोल स्टार है। जब इस सप्तऋषि पैटर्न आप आसमान में, स्काई में फाइंड कर लेते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तो इसकी डायरेक्शन के अंदर देखना, जो आपको स्ट्रेट में जो स्टार नज़र आएगा, जिस भी डायरेक्शन में दिख रहे हो आपको ये, उस डायरेक्शन में देखना। बिल्कुल जो सामने वाला स्टार होता है ये कौन सा होता है? नॉर्थ स्टार। क्या कौन सा होता है? ये नॉर्थ स्टार। और ये कौन सी डायरेक्शन को फॉर्म करता है? ये हमें किस डायरेक्शन के बारे में बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो जब पहले हमारे पास कोई डायरेक्शन फाइंड करने के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तब हम इस नॉर्थ स्टार की हेल्प से ही डायरेक्शन को फाइंड करते थे। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. नाइट में जो पहले के लोग थे वो डायरेक्शन फाइंड करते थे नाइट के टाइम पे, किसकी हेल्प से? स्टार की हेल्प से। जो नॉर्थ स्टार होता है, कौन सा है नॉर्थ स्टार? मैंने अभी आपको दिखाया, इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये किसको बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। और इसका दूसरा नाम क्या है? पोल स्टार। इसको क्या बोलते हैं? पोल स्टार। तो पोल स्टार को देखने के लिए कौन सी कॉन्स्टेलेशन की ज़रूरत पड़ती है? सप्तऋषि की। भाई सप्तऋषि पहले ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो पोल स्टार मिलेगा। चलो, पोल स्टार हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको बस समझते चलो। ऐसा कुछ खास मुश्किल है नहीं इनके अंदर। तो अब देखते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लैनेट्स क्या होते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट है, अभी मैंने बताया था कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की लाइट होती है, हीट होती है, लाइट को एमिट करते हैं, उनको स्टार बोलते हैं। बट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार, जो स्टार की लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, तो प्लैनेट समझ गए आप क्या चीज़ है? प्लैनेट्स वो है जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो सन की स्टार होते हैं, उनकी लाइट से चमकते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करें मून की, तो मून है, मून दैट वी कैसे इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है कि नेचुरल सैटेलाइट है। चलो, इसको जो मून के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा चैप्टर के अंदर, कुछ छोड़ नहीं रहे हम। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सभी कहाँ से लाइट लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं। कहाँ से? द विच मीन्स वेंडर द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये भी मैंने भी आपको दिखाया था जब हमने सोलर सिस्टम की डायग्राम, मैंने इमेज आपको दिखाई थी। तो अर्थ क्या है? ऑन विच वी लाइव, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो एक प्लैनेट है। और जो हमें लाइट और हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा क्या है? सबसे नज़दीक का तारा है। देखो, ये सब चीज़ें ना मैंने कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, बस जस्ट मैंने ऐसे पढ़ दिया। वैसे मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। सन अर्थ के नियरेस्ट स्टार है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और
सन से हमें हीट और लाइट मिलती है, और सबसे बड़ा सोर्स हमारी अर्थ के ऊपर हीट और लाइट का कौन है? सन है। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। और ये क्या है जो मून हमें दिखाई देता है? ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ कंपेरिजन आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। चलो इसको भी देखेंगे, अभी मून के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये पढ़ लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, 3 प्लैनेट्स बताया मैंने। जब जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम, उसके चारों तरफ रिंग है, क्या बनी हुई है? रिंग्स बनी हुई है। और किस चीज़ की होती है? बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रेसिस, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनसे बनी हुई होती है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके की रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इमेज अगर आएगी हमारे पास, देखो ये आ गई इमेज के अंदर ये दिखाई दे रहा है आपको सैटर्न, इसकी चारों तरफ रिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की से रिंग्स बनी होती है। और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? स्मॉल डेब्रेसिस की। स्मॉल डेब्रेसिस मतलब समझ सकते हो, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, इनकी एक इमेज बनी होती है, सॉरी रिंग्स बनी होती है। किस किस के अराउंड होती है? ये 3 प्लैनेट्स पूछ सकते हैं आपसे, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या चीज़ है? तो सोलर सिस्टम के अंदर अभी दिखाया था मैंने, एक सन होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, बाकी सभी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। 8 प्लैनेट्स होते हैं। कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन है रिवॉल्व कर रहा है? मून है। इसके अलावा और भी सैटेलाइट्स हैं। अर्थ के अराउंड तो सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। बाकी अदर प्लैनेट्स के और सैटेलाइट होंगे, वो हम पढ़ेंगे बारी बारी। जब ये शायद इस क्लास में नहीं आएगा, आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन सी है? एस्टेरॉइड्स हो गया, मीटेरॉइड्स हो गया। ये भी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये भी क्लियर करेंगे आपके लिए। चलो एक बार सोलर सिस्टम को क्लियर कर देता हूँ, फिर इमेज दिखाता हूँ आपको। ये सभी मिलके किस चीज़ का निर्माण करते हैं? सोलर सिस्टम का। जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, सन, प्लैनेट्स, सन हो गया, उसके अलावा 8 प्लैनेट्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए और सैटेलाइट्स हो गई। ये सब किसका निर्माण करते हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इनको सभी को सोलर फैमिली। और इनका हेड कौन होता है? सन। इनका हेड कौन होता है? सन। अब एक इमेज भी दिखा देता हूँ मैं जस्ट आपको, वैसे तो हम देख चुके हैं इमेज के बारे में। ये दिखाई दे रहा है हमें सन। इस सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अर्थ के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और ये इसके बाद आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये चीज़ आप देख लेना, लिख लेना, अगर नोट कर लेना, शायद बुक में पता नहीं इसमें है या नहीं है। एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो 2 प्लैनेट के बीच में एग्जिस्ट करती है, एक तो जुपिटर और एक है मार्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से 2 प्लैनेट के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। ओके। और अब जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर के साइड के जो प्लैनेट है, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ये देखो ये लिखा हुआ है इनर प्लैनेट। ये किस चीज़ के? ये अर्थ की सन के क्या होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं। और किस चीज़ के बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ रॉक्स। किसके बने हुए होते हैं? रॉक्स के बने हुए होते हैं। और अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की, जो इसके आउटर साइड में है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर की साइड 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न। ये प्लैनेट, इनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स। ये लिखा हुआ वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से दूर होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? किसके बने होते हैं? गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ओके, गैसियस और लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलो। कुछ चीज़ शायद हो सकता है बुक में ना लिखी, वैसे मिल जाएंगी बुक में, मैंने भी नीचे देखा नहीं है। एक मिनट, ये चीज़ें तो यहाँ लिखी हुई है आपकी इसमें। बाकी मैं वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये मोस्टली इस बुक में मिल जाएंगी आपको। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बता नहीं रहा हूँ मैं इसमें। इनर प्लैनेट हो गया। आप पूछे इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो 4 इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट है। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर के हैं वो इनर प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और बाहर के 4 हैं उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इनका ये रिवोल्यूशन सिस्टम दे रखा है। वैसे ये टॉपिक ना आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ फिर भी चलो दे रखा है, आप पढ़ लेना इनको। जो मरकरी होता है उसका 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ, जैसे ये मरकरी है यहाँ पे, तो सन के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्व राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसमें कितना टाइम लेता है? ये 88 डेज। सेम ऐसे जो वीनस है, ये कितना टाइम लेता है?
255 डेज। वीनस कितना टाइम लेता है? 255 डेज। जो हमारी अर्थ है वो कितना टाइम लेती है? 365। ठीक है, कितना? 365 डेज। इसी को तो हम एक साल बोलते हैं। जो सन के चारों तरफ हमारा जो प्लैनेट्स है एक राउंड कंप्लीट करता है उसी को हम 1 ईयर बोलते हैं। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, 1 ईयर क्या होता है? जब हमारा प्लैनेट सन के चारों तरफ, अर्थ है जो हमारा प्लैनेट वो सन के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इस तरीके से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर। वैसे 365 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा 0.25 ये लगभग ज़्यादा है। बाकी अब 365 को ही याद रखना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है वैसे तो ये, वो भी आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये 3 के याद रख लेना, बाकी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशन जो दे रखा है ये अर्थ का जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ कितना टाइम लेते हैं अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वो लिखा हुआ है। अब देखते हैं सन के बारे में। सन क्या होता है? सोलर सिस्टम का हेड है ये। सोलर सिस्टम के अंदर सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेज। ये किससे बना हुआ होता है? हॉट गैसेज से बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। अब उसमें हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम्स भी होती है और भी अन्य गैसेज होती हैं, उसके बारे में कभी डिटेल से पढ़ेंगे फिर कभी। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करता है। देखो अभी हमने दिखाया आपको, जैसे कि ये सन है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इधर घूम के कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं कहीं भी घूमते? इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सन है वो अपनी तरफ एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। उसको क्या बोलते हैं? पुलिंग फोर्स। सन का पुलिंग फोर्स, जो सन है वो इन चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखता है। जैसे हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम क्या करेंगे? अर्थ के ऊपर उड़ने लगेंगे, लेकिन हम नहीं उड़ते। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से हम नहीं उड़, हम अर्थ पे चिपक के रहते हैं, बस आप ये समझ सकते हो। बाहर से ना थोड़ी साउंड आती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में। अच्छा, तो सेम इसी प्रकार से जो सभी प्लैनेट्स है वो अर्थ पे चिपक के रहते हैं। उसके फिर पीछे रीजन क्या है कि वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जो सन है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है? इन सोलर को, ये सोलर सिस्टम के अंदर इस सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको इसके पास बांध के रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये मैं क्लियर बता चुका हूँ आपको। लेकिन अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है कि जो सन है वो उसके पास इतनी ज़्यादा हीट लाइट है, लेकिन फिर भी हम लोगों को नॉट सो मच, ज़्यादा हीट हमें महसूस नहीं होती और ज़्यादा हीट हमारे तक नहीं पहुँचती। क्यों? देखो, बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फील्ड। हमें ज़्यादा हीट महसूस नहीं होती बिकॉज डेस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारे सबसे नज़दीक का तारा है और इतनी ज़्यादा हीट निकलती है इससे, लेकिन फिर भी हमें इतनी हीट महसूस नहीं होती। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? अगर पूछे सन की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे। क्लियर है? तो सन के बारे में ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको नोट कर लेना। मैं काफ़ी चीज़ों को तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपने पूरा चैप्टर देखा तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लैनेट्स के बारे में देखो फिर से आ गया, अभी हम 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के अंदर, ऑर्डर से लगे हुए हैं। ये लाइन आप याद कर सकते हो, आपकी बुक में दे रखी है बहुत अच्छी लाइन, प्लैनेट्स को सीरियल वाइज याद करने की। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका मतलब जो इन सभी के वर्ड का फर्स्ट अक्षर है ना, फर्स्ट लेटर है, एम से बन गया मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। आप इस लाइन को याद कर लेना और आप प्लैनेट को सीरियल वाइज याद कर सकते हो। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करो, अगर आप बिना इसके भी लर्न कर सकते हो तो इसको भूल जाना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीरियल वाइज याद है तो बहुत अच्छी बात है, इस लाइन को मत पढ़ना। ओके, अब 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड पाथ के अंदर। ये भी मैंने बता दिया आपको। दीज फिक्स पाथ, और उनके उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। जिस ये सन है इसके चारों तरफ ये अगर मरकरी रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या है? उसका ऑर्बिट है। क्या है ये?
ऑर्बिट। जो इसका फिक्स पाथ है, जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन है, ये भी हम मैप में देख चुके हैं। 88 डेज लेता है अपना 1 राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन। वीनस को हम क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन। ये देखो, वीनस को अर्थ ट्विन बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा भाई। इसके बारे में बिकॉज क्यों बोला जाता है? इसका साइज एंड शेप लगभग सिमिलर है, जो अर्थ का साइज और शेप है उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको एक एक दो पॉइंट बताए जा रहे हैं, कंप्लीट डिटेल में भी इसके बारे में, सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, इससे आप लोगों को ना 8 प्लैनेट्स पढ़ाए जा रहे हैं। जब मैं पढ़ता था तो हमें 9 प्लैनेट पढ़ाए जाते थे। हमारे टाइम पे एक प्लैनेट और होता था जिसका नाम था प्लूटो, सबसे लास्ट में होता था ये। लेकिन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसने 2006 में इसको बोला, भाई एक काम कर प्लूटो को कि प्लूटो तुझे ना हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो अब कैटेगरी अपनी चेंज कर ले। इसको नाम दे दिया ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोला इसको? ड्वार्फ प्लैनेट, बोना ग्रह। क्यों बोला? देखो, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसकी कुछ कंडीशंस है, 3 या 4 कंडीशन है इनकी कुछ। अगर आपको प्लैनेट की कैटेगरी में रहना है तो इनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या है वो फिर पढ़ना, अभी आपके काम की चीज़ें नहीं है, उनको फिर कभी पढ़ लेना आप। तो उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो प्लूटो था, इस भाई साहब ने क्या किया, उनके रूल रेगुलेशंस को ब्रेक किया। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम जब हमारे कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते तो हम भी तुम्हें क्या करते हैं, प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट बना देते हैं। अच्छा, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर क्या होते हैं? दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं अभी बताया था। एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर्स। उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की एंड देयर मूवमेंट की। आर्यभट्टा वाज ए फेमस एस्ट्रोनोमर ऑफ एंशिएंट टाइम। प्राचीन टाइम पे जो आर्यभट्टा थे, प्राचीन टाइम के प्रसिद्ध एस्ट्रोनोमर थे, और उन्होंने क्या कहा था? द मून एंड द प्लैनेट शाइन्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून है एंड जो प्लैनेट है वो चमकते हैं किससे? रिफ्लेक्टेड सनलाइट से। अभी मैंने बताया ना कि जो मून होते हैं और बाकी प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास खुद की हीट लाइट नहीं होती और ये चमकते हैं स्टार की लाइट से, तो यही इन्होंने बोला था। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्थ के बारे में लेक्चर ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है अपलोड करने में। धीरे पढ़ाओ तो बड़ा हो जाता है, स्पीड से करो तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में। अर्थ, अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, तो अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। ये तो अपना जो डायग्राम दिखाया था ना मैंने सोलर सिस्टम का, अब उस डायग्राम को 3-4 बार बना डालो। ये चीज़ें ना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसको आपको वैसे याद हो जाएंगे। जो अर्थ है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सन के 3रे नंबर पे आता है मरकरी, वीनस और अर्थ। क्लियर? उसके बाद अगर पोजीशन साइज़ के हिसाब से बात करें तो 5th लार्जेस्ट है ये, इससे बड़े 4 और हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है साइज़ की बात करें तो। और इसकी जो शेप है वो कैसी है? जियोइड है। वैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा, पूछते हैं अर्थ की शेप कैसी है, कोई बोलता है गोल है, कोई कहता है अंडे के आकार की। अरे भाई, ना तो गोल है ना अंडे के आकार की बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है? जियोइड। क्या नाम है उसका? जियोइड। ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जियोइड। और इसको जियोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो इस तरीके की एक्चुअल में है तो अंडे की, लेकिन अंडा बोलना अच्छा नहीं लगता उसको। क्यों? क्योंकि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये है ऊपर नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नीचे साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ी फ्लैट है, इसलिए इसका एक नया नाम रखा इन्होंने। क्या नाम बोल दिया इसको? जियोइड। क्या नाम बोला? जियोइड। तो अर्थ की शेप अगर आगे से कोई पूछे तो क्या नाम बताना है आपने? जियोइड है, ना कि अंडे के आकार की है या फिर राउंड है। और जो अर्थ है वही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल है टू सपोर्ट लाइफ। ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो फेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। सिर्फ अर्थ पर ही मिलती है। और क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर, एयर और जो लैंड है वो तीनों सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस की वजह से एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। यूनिक क्यों है? क्योंकि अभी बताया मैंने सिंगल ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, तो इसलिए अपने आप में यूनिक हो गया। और अर्थ अपीयर्स ब्लू
अर्थ हमें जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। 2/3 सरफेस किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। अगर पूछे ब्लू प्लेनेट कौन सा है तो अर्थ है। अर्थ ब्लू प्लेनेट क्यों है? क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो 2/3 का मतलब कितना होता है, आपने मैथ पढ़ा होगा, समझ गए होंगे आप। 2/3 क्या है, वाटर से गिरा हुआ है, उस पर पानी है, इसलिए इसको जब देखते हैं तो ब्लू नज़र आता है। एक चीज़ जो और बताते हैं आपको, जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट जो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य से अर्थ की डिस्टेंस थी 150 मिलियन किलोमीटर। आप घर बैठ के आपने अगर मैथ पढ़ा है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का टॉपिक, तो निकालना कि लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कैलकुलेट कर लेना। नहीं पढ़ा है तो कोई बताने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में जब आप पढ़ें तब इसको ट्राई करके देख सकते हो। अब बात करते हैं मून के बारे में। मून हैज़ द ओनली सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, दैट इज़ मून। आवर अर्थ हैज़ द ओनली सैटेलाइट, वन सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून। और इट्स डायमीटर, जो इसका डायमीटर है, ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या है, जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है, 1/4 में 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग, और इतना बड़ा अगर हम जैसे देखते हैं तो हमें जो मून है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट, हमारे अर्थ के ये जो हमारा प्लेनेट है उसके काफ़ी नज़दीक है। और कितना दूर है ये, जो बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज से। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार जो हमें दिखाई देते हैं, मान लो ये हमारा प्लेनेट अर्थ और ये हमें मून दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, और एक स्टार हमें दिख रहा है वो छोटा सा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार ज़्यादा छोटा है और ये मून बड़ा है। हो सकता है ये स्टार इस मून से काफ़ी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता। बट ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। हमें जो मून है बड़ा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, और जो स्टार होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक फैक्ट और बताते हैं भी आपको। देखो, जो मून है इसकी डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम अस। हमारे से कितनी दूरी पर है ये, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और जब हमने सन के बारे में पढ़ा था तो वो कितना था, 150 मिलियन। इसमें कन्वर्ट करके देखना कितना आता है ये, करोड़ में। करोड़ में इसको कन्वर्ट करना, कितना करोड़ निकल जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि सन के बीच में और मून की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, वो ओनली 3 लाख किलोमीटर है। चलो और देखते हैं इसके बारे में। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अच्छा ये देखो, मून जो है वो किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड। कितने टाइम के अंदर, 27 डेज के अंदर। और वो किसके इक्वल होता है, कंप्लीट इसका जो 1 स्पिन होता है उसके एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए क्या होता है, जो मून है उसका हमें ओनली 60% एरिया ही अर्थ से नज़र आता है। जो रिमेनिंग 40% जो पीछे का ये एरिया है ये हम लोगों को नहीं दिखता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क मून। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क साइड ऑफ मून। इसको क्या बोलते हैं, डार्क साइड ऑफ मून। बट एक्चुअल में डार्क है नहीं, डार्क साइड ऑफ मून बोला इसका मतलब कोई आप सोचोगे यहाँ पे अंधेरा रहता है, नहीं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देती इसलिए हम इसको बोलते हैं डार्क साइड ऑफ मून। बाकी एक्चुअल में जिस दिन हमारे यहाँ चांदनी रात होती है उस दिन यहाँ अंधेरी रात होती है, जिस दिन हमारे यहाँ अंधेरी रात होती है उस दिन बैक साइड में चांदनी रात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमने बोला इसके लिए वर्ड यूज़ किया है डार्क साइड ऑफ मून। और जो मून है वो लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे माउंटेन्स भी है वहाँ पे, प्लेन्स भी है, डिप्रेशंस भी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे जो कंडीशंस है नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। अच्छा एक पॉइंट आपका रह गया फैक्ट के अंदर, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो फर्स्ट व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस डेट को, 20 जुलाई 1969 को। आप ये चीज़ याद रखना, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहाँ पर, चंद्रमा पर कदम रखे थे। अब बाकी आप इंडिया से कौन किसने रखा है वो आप सर्च करना, या फिर आपको इसमें लिखा हुआ है आप करके देखना ट्राई। कुछ ना थोड़ी बहुत एफर्ट करनी चाहिए।
अगर जिस बच्चे का पढ़ाई में मन होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज़ों को ढूंढता है इस तरीके की। अच्छा, ये कुछ सैटेलाइट्स के बारे में लिखे, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। तो सैटेलाइट क्या होती हैं? सैटेलाइट मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो मूव्स अराउंड द प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका क्या नाम है, मून है, वो हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है। सेम इस तरीके से कुछ और भी सैटेलाइट हैं जो हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो भगवान ने बनाई है, वो तो हमारे बनाया हुआ नहीं है मून, लेकिन कुछ ऐसे सैटेलाइट है जो हम बनाते हैं और भेजते हैं जो हमारी इस प्लेनेट के अराउंड मूव करते हैं। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। किस लिए भेजे जाते हैं? वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। जैसे हम टेलीफोन पे, आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, पहले फ़ोन होते थे, इनसे बात करते हैं, तो ये किसके माध्यम से हो पाता है? ये सब सैटेलाइट के माध्यम से। देखो ये दिखा रखे हैं आपको, स्पेस में भेजे जाते हैं इस तरीके से, और ये इनकी हेल्प से हम जो हमारे इंटरनेट वगैरह ये सब सुविधाएँ हमको मिल पाती हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स जो हैं इन स्पेस कौन कौन सी है? इनसैट, IRS, एजुसैट एटसेट्रा, ये कुछ सैटेलाइट्स है जो हम लोगों ने स्पेस के अंदर छोड़ी हुई हैं अपनी। अच्छा, अब तो हम चैप्टर के बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बाकी टाइम भी करीबन 45 मिनट से ऊपर हो चुका है। और जो अब हमने बताया था आपको मून के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, माउंटेन्स भी है, तो उनका कास्ट शेडो, उनकी जब फुल मून होता है ना, तो आपको मून के ऊपर ना कुछ दिखाई देती है, शेप से शेडो वगैरह दिखाई देती है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, आप देखना चाहो तो। अब देखते हैं एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट मैंने अभी बताई थी आपको कहाँ पर पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमेरस टीनी बॉडीज़। क्या कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी है, सैटेलाइट है, और इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दिखाए थे मैंने अभी, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे थे आपको मार्स और जुपिटर के बीच में। विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। इमेज में आपने देखा था। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये एस्ट्रॉयड्स है किसका पार्ट है, प्लैनेट्स के पार्ट है। विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो काफ़ी टाइम पहले मतलब एक्सप्लोड होके उस चीज़ से धमाके के साथ, या जैसे भी आप समझ सकते हो, उससे टूट के अलग हो गए थे, प्लैनेट से टूट के अलग हो गए, और अभी वो जो सोलर सिस्टम के अंदर सन के चारों तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। अब बात करें मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो कुछ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, विच मूव्स अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड्स। और अगर छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड्स। सम दीज मीटेरॉइड्स, अब क्या कह रहा है कि कुछ मीटेरॉइड्स जो होती हैं वो अर्थ के नज़दीक आ जाती हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और धरती पर गिर जाती हैं। क्या होता है, धरती के नज़दीक आती हैं। आपने तो न्यूज़ में भी देखा होगा, आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा इनके बारे में, या फिर अब मैंने आपको बता दिया, आप आगे से ऑब्जर्व किया करो कभी न कभी न्यूज़ में। और ऐसा तो नहीं है आपको साल में कभी एक बार नहीं, काफ़ी सालों के अंदर ये देखने को मिलता है, या फिर आप गूगल पे सर्च करके देखना इस तरीके की वीडियोज़ मिल जाएंगे शायद आपको। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये अर्थ के नज़दीक आती हैं, तो जो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या एक एनवायरनमेंट है, मतलब हवा है, और जैसे ही उस एयर के साथ क्या करती हैं, कांटेक्ट में आती है, तो फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट हीटेड, ये गर्म हो जाती हैं और बर्न, जल जाती हैं। ये जो रॉक्स के टुकड़े हैं ये गर्म होकर जल जाते हैं, जैसे हवा के कांटेक्ट में आएंगे फ्रिक्शन के साथ, जैसे उसके फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं ये। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार रेयर केसेस में ऐसा होता है कि धरती पर टकरा जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और जब ये हवा के अंदर जलते हैं तो तेज़ लाइट चमकती है। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड, बिना जले हुए फॉल्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर गिर जाता है और एक गड्ढा बना देता है। क्या बना देता है, गड्ढा क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। अब गैलेक्सी के बारे में देखते हैं। गैलेक्सी का हमने जैसे स्टार्टिंग में टॉपिक डिस्कस किया था, गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी
कुछ नहीं है, गैलेक्सी है जैसे ही हम आकाश में देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टार एक साथ, मिलियंस ऑफ स्टार एक साथ जब हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो तेज़ रोशनी नज़र आती है। क्योंकि लाइट किसके पास है? स्टार के पास है। जब मिलियंस ऑफ स्टार एक साथ आएंगे तो क्या होगा? उनसे लाइट भी तेज़ आएगी, तेज़ लाइट निकलेगी। और जब तेज़ लाइट निकलती है इस तरीके की तो क्या होगा? इसी को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज। अच्छा देखो यहाँ पर है, डू यू सी वाइट लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। जब एक वाइट ग्लोइंग पाथ आकाश में दिखाई देता है क्लियर स्टेरी नाइट के अंदर, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। एक क्लस्टर होता है, झुंड होता है एक मिलियंस ऑफ स्टार का। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे गैलेक्सीज होती हैं, बट हमारी गैलेक्सी का नाम है तो हमें तो अपनी गैलेक्सी नज़र आएगी ना। हम अर्थ पे बैठ के पड़ोस की गैलेक्सी को तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी को देख लेंगे वही मुश्किल है। तो इनको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। जब मिलियंस ऑफ स्टार इस तरीके से नज़र आते हैं तो उसको गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और प्राचीन टाइम पे जब इस तरीके के आकाश के अंदर इस तरीके से स्टार दिखते थे तो उनको क्या बोलते थे? रिवर ऑफ लाइट, नदी, लाइट की नदी। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? आपने वर्ड सुना होगा, नेम्ड एज आकाश गंगा। आकाश गंगा, तो इसी को आकाश गंगा बोलते हैं। अगर पूछे हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है तो काफ़ी बार सुनोगे आप आकाश गंगा। आकाश गंगा कुछ नहीं, बस वो इसलिए नाम, पहले इसको रिवर ऑफ लाइट, नदी की लाइट की नदी बोलते थे, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा भी बोल देते थे इसको। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और जो क्लाउड्स एंड डस्ट वगैरह, तो ये सब क्लियर हो चुका है। यूनिवर्स क्या होता है? ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स के अंदर, लेकिन इसको डिफ़िकल्ट करना, इमेजिन करना वेरी डिफ़िकल्ट है। तो लगभग हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलो ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट